कीजिएगा। बड़ी अच्छी लाइन आपने अभी बड़ी अच्छी लाइन आपने बताई। क्या बताया आपने? हम हार को स्वीकार करते हैं, गले का हार बनाते हैं। हम हार को गले का हार और जीत को जनता का प्यार समझते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम ईवीएम खराब था तो यहाँ पर पेट्रोल डाला हुआ था, वहां डीजल डाला हुआ था, लोकतंत्र खतरे में आ गया। अरे कांग्रेस खतरे में आ गई, कांग्रेस पार्टी हार गई तो लोकतंत्र कैसे खतरे में आ जाता है? और कमाल का है, हिमाचल में लोकतंत्र ठीक हो जाता है, कर्नाटका में ठीक हो जाता है, और जहां जहां कांग्रेस नहीं वहां लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। यानी कि कैसा लोकतंत्र? बीजेपी ने माना, यानी कि बीजेपी ने माना कि 2 स्टेट में जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट किया, बीजेपी को रिजेक्ट किया, बीजेपी के फेस को रिजेक्ट किया। हमें जनता का प्यार कम मिला। कांग्रेस चलिए ज्योति जी जरा सवाल का जवाब दीजिए। भरोसा किया, इनका यह कहना है कि जहां हम हारे हमने उस हार को माना, लेकिन हमने ठिकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ा। हमने नहीं बोला कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और यह बात सही भी है, बीजेपी हारी है, स्टेट हारी है, बड़ा चुनाव हारी है कर्नाटक का, आपको बहुमत मिला, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से कहा गया कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, ईवीएम मैनेज कर लिया गया? अब ये बात समझने की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिरी जी अभी दो तीन बात उन्होंने बोला कि कांग्रेस के नेता बाहर जाकर ये बोलते हैं वो बोलते हैं। उन्होंने एक लाइन बोला, इसका भी मैं जवाब दे रहा हूं। तो आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए कि जब वो बाहर जाकर बोले थे कि अरे मैं कैसे देश में पैदा ले लिया, मैं भारत जैसे देश में पैदा ले लिया, ये आपके प्रधानमंत्री जी बोले थे। ये उसका जवाब है। दूसरा जवाब, जब हम लोग भी कभी हारे, भारत कांग्रेस पार्टी हारी, तो हमारे नेता, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष रही हैं, चाहे राहुल जी रहे हैं, चाहे खड़गे जी हैं, हर समय अपनी हार को स्वीकारा है। तीसरी बात मेरा कहना क्या है कि आप जब बात कहते हैं, हम जब कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस हम लोकतंत्र खतरे में तब कहते हैं कि जब आप मणिपुर में दो लड़की को नेकेड पैरेड घूमती है और आप प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देते हैं। लोकतंत्र का लोकलाज को भी आपने तर्ज करके काम किया, आपने कभी स्वीकार नहीं किया करते हैं। दूसरा, देश के कांग्रेस पार्लियामेंट के मुखिया, प्रमुख राष्ट्रपति को आप इनविटेशन नहीं देते हैं। लोकतंत्र खतरे में हम तब कहते हैं जब आप युवाओं की नौकरी छीन लेते हैं, जहां पर यूपीए गवर्नमेंट ने 27 करोड़ लोगों को, एक दलित को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाने की बात आती है, एक आदिवासी को प्रधानमंत्री बनाने की राष्ट्रपति बनाने की बात आती है, इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है जिसमें कहता है कि मजदूर और छोटे व्यापारी 2 करोड़ और कांग्रेस इस तरह से बात कर रही है और इस तरह की बात खत्म हो गए। ये हम नहीं कहते हैं, ये गूगल कर लीजिए, 34 का रिपोर्ट है। अब देखिए, 34 करोड़ आप केवल मुद्दे भटकाते हैं, मुद्दे कैसे भटकाते हैं? जब भी बात आती है आपके ही गवर्नर सतपाल मलिक जब प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, जब देश के खतरे पर उठाए सवाल उठाए, देश के जवानों पर उठाए खतरे, देश के प्रधानमंत्री के कैबिनेट की जब उठाए, तो आप उन पर जांच नहीं कराते हैं और मुद्दे को भटकाने के लिए कभी एक इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, कभी महिला आरक्षण की बात करते हैं जो आपको कभी लाना ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे हैं, केवल मुद्दे भटकाते हैं, आप महंगाई पर बात नहीं करना चाहते हैं, आप नौकरी पर बात नहीं करना चाहते हैं। विपक्ष और कांग्रेस, क्योंकि देखिए यहां पर जो ये 3 स्टेट है, यहां पर सीधे मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस में है, और कांग्रेस और विपक्ष जातीय जनगणना और ओबीसी की बात कर रहा है, और देश को भी पता है कि ओबीसी आबादी और ओबीसी के वोटर्स कितने हैं। अगर वो एक तरफ हो गए तो खेल बिगड़ जाएगा। देखिए प्रत्युष जी, ये हमेशा बांटने वाली राजनीति करते हैं। मैंने जैसे पिछली बार भी कहा कि ओबीसी की बात करना बांटने वाली राजनीति है। ओबीसी की बात नहीं करना, ये ओबीसी पर आधारित सेंसस क्यों चाहते हैं? यहाँ तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपनी जाति बताते हैं। प्रत्युष जी, मैं बांटने की राजनीति का मतलब यह है कि जाति को यूनिफॉर्म ना बताना कि भाई मैं ओबीसी हूं, मैं एससी एसटी हूं, इस आधार पर वोट बैंक चाहिए। क्यों ऐसा वोट बैंक बनाना? क्यों आप यूनिफॉर्म तरीके से वोट बैंक नहीं बनाना चाहते? जैसा मैंने पहले कहा कि पहले सनातन धर्म के इरेडिकेट करने की बात कर रहे थे, अब सनातन धर्म की महिलाओं की बात करने लगे। पहले 3 तलाक कानून के खिलाफ थे, अब ये बताने लगे कि भाई 3 तलाक कानून बहुत अच्छा था। तो ये जब जैसा मुद्दा आता है उसको अपने अनुसार ढाल लेते हैं।
फिर ये अभी बात कर रहे थे कि मणिपुर में वीमेन की, मैं मानती हूँ कि मणिपुर में वीमेन के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अभी राजस्थान में वीमेन्स को जो नकेड घुमाया गया उसके बारे में इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। छत्तीसगढ़ में जो रेप के रेट बढ़ रहे हैं उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रत्युष जी, मैं एक डाटा बताना चाहती हूँ 75 वर्षों से अभी तक महिला सांसदों का प्रतिशत सिर्फ 9% है। अगर इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं तो इनके परेशानी इनको क्यों हो रही है? ज्योति जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जल्दी से, ताकि मैं कपिल जी के पास जाऊं। हाँ, मैं प्रत्युष जी बस एक लाइन मैं बोल रहा हूं कि देखिए ओबीसी के बारे में आरएसएस के नेता मोहन भागवत जी 2015 में इन्होंने अपना बयान दिया था कि ओबीसी आरक्षण की समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। आज क्या बात हो गई कि मोहन भागवत जी आज बोलने लगे कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वोट की राजनीति करते हैं, आप राम का नाम लेते हैं, वोट की राजनीति के लिए करते हैं। आप केवल और केवल मुद्दे भटकाने और वोट की राजनीति के लिए करते हैं। ओबीसी का नाम क्यों ले रहे हैं? आपके पास एक नरेंद्र मोदी चेहरा है, ओबीसी की याद क्यों नहीं आई थी? नरेंद्र मोदी ने उठने नहीं दिया। हम तो चाहते हैं कि इस बार जिस तरह कर्नाटक में प्रधानमंत्री घूमे हैं उसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में घूमे और कांग्रेस पार्टी को जितवा दें। हम तो चाहते हैं एक नहीं 100 वो रैली करें, वो 1000 रैली करें, जितना करेंगे कांग्रेस। ज्योति जी कह रहे हैं कि ये लोग राम का नाम लेते हैं सिर्फ चुनाव के लिए, तो आजकल तो कांग्रेस और कई पार्टियों के नेता राम के साथ साथ हनुमान, बजरंगबली का भी नाम ले रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद बजरंगबली का गदा भी घुमाते हैं। तो सब तो भगवान की शरण में है, सब भगवान की शरण में है, और सबको चुनाव में इसको स्वीकार करना चाहिए। सबको चुनाव में इसे भुनाता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सबकी नैया तो राम ही पार लगाते, इसमें तो कहीं दो राय नहीं। हमारे जीवन की भी, आपके जीवन की, लेकिन इनको राम जी से बहुत तकलीफ है। सुने, इनसे पूछ लीजिए कि समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, नाम नहीं लूंगा, उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दे दिया, वहां से शक्तिकरण नहीं दे पाए। और मैं अब दूसरी बात कर रहा हूं, हमारे आदरणीय मित्र ने बड़ी बड़ी बातें करी ईवीएम पे। अरे दोस्त, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो एक किताब लिखी थी आपके राज्यसभा के जो सांसद और आपके उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, जीवीएल नरसिम्हन राव, आप शायद जानते होंगे, जिनके किताब का विमोचन जो है आदरणीय आडवाणी जी ने किया था। वो कैसे ईवीएम हैक होती है बाकायदा उन्होंने लिखा था और आडवाणी जी ने किया था, और ये आरोप सबसे पहले आपने लगाया, हमने नहीं लगाया था। और अभी आप पूछ रहे हैं, अरे भाई जब डबल इंजन की सरकार में आप हो तो आप ही ना कर सकते हो उसका इस्तेमाल, तो आप दूसरे पे हारोगे तो दूसरे पे आरोप कैसे लगा पाओगे? ये आपके साथ है। अब दूसरी बात मैं कह, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो चीन तक में जाकर के उन्होंने ये बात कही कि भाई हमारी अन्य सरकारों ने 70 साल खाली लूट ही किया है, विदेश में भ्रष्टाचार की कंप्लेंट कर रहे थे, यहां नहीं कर पाए, न साबित कर पाए। और दूसरी चीज, शौचालय की बात कहां बता रहे थे? एलिजाबेथ जी से यूनाइटेड किंगडम में जाके गलत कर रहे हैं क्या? वो बड़ा भारत का मान हो रहा था, बता रहे थे कि लोग समझते थे कि 70 साल तक, अमृतकाल से पहले तक, 2014 जब भारत आजाद हुआ कंगना रनावत की तरह, तो उस समय आपने बताया कि सपेरों का देश था। और मोदी जी कहां से कहां उठ करके चले गए। आप सोचिए, इस भारत के लोकतंत्र को देखिए कितना मोदी, झूठ बोलने के लिए थोड़ी ना पावर्ड किया था मोदी जी को। और आप मुझे बताइए, अभी जब अमेरिका गए थे तो उनके मित्र जो हनुमान भक्त थे बराक ओबामा, उन्होंने क्या क्या आरोप लगा दिया मोदी जी के ऊपर कि इनकी जो गवर्नमेंट है उसमें मानवाधिकार सेफ नहीं है, अल्पसंख्यक सेफ नहीं है। जब आप फ्रांस गए तो वहां के 70 सीनेटों ने आपसे प्रश्न खड़ा किया और आप भाग खड़े हुए। आखिर ऐसा क्यों? हमारे विश्व गुरु हैं हम लोग भाई, 80 करोड़ जनता को 5 किलो का अनाज दे के हम लोग विश्व गुरु हैं। और हमारी समाजशास्त्री बहन बैठी हुई हैं, इनको सांसद 2039 तक कहीं से लड़ नहीं पाएंगे चुनाव। ये बात अलग है। धनंजय गिरी जी जवाब। देखिए, आज पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है
ये परेशानी जो है सारे राजनीतिक दलों की परेशानी पे आपको देखने को मिल रही है। भाई साहब, आपके समय में नहीं बोलता हूँ, दूसरे के समय में बोलने वाले को जाहिल कहते हैं। आप वकील होकर भी जाहिल हैं। आप वकील कहने के लिए आप जाहिल आपके बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, ध्यान से सुनता हूं और बहुत सम्मान देता हूं। कपिल जी, सहमतियों का सम्मान ही लोग। कपिल जी सुनिए, कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, एक-एक करके बोलिए। जब आप बोल रहे थे सब खामोशी से सुन रहे थे। ये क्या जहालत है, ये क्या जहालत है? आपने अपने समय में बोला, मैंने आपकी बात सुनी, उसका जवाब सुनिए। अरे भाई, आपने झूठ बोला है, आपने झूठ बोला है, उसका जवाब सुनने। नए 2004 के नए ओबीसी हैं। उन्होंने स्वयं अपने आप को मुख्यमंत्री रहते हुए अपने जाति के लोगों को ओबीसी में शामिल करके असली ओबीसी का हक। अरे आप तो वो भी नहीं है, अरे आप तो वो भी नहीं है। आपको क्या ओबीसी की समझ है? क्या चिंता है आपको पिछड़े की? क्या समझ है आपको पिछड़े की? क्या समझ है आपको पिछड़े की? एक गरीब परिवार का दर्द क्या होता है आप क्या समझते हैं? एक गरीबी की, गुर्बत की व्यक्ति का पीड़ा क्या होती है ये आप क्या समझते हैं? और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है कि एक पिछड़े का प्रधानमंत्री है। उसे जाहिलों को न बुलाया करे, और नहीं तो इनको बोलने नहीं दूंगा मैं। कपिल जी, उसका जवाब सुन लिया। कपिल जी पहले सुन तो लीजिए। कपिल जी, ये बेहद बदतमीजी, कपिल जी समाजवादी पार्टी का बेसिक चरित्र फ्रेम में मुझे धनंजय गिरी को पार्टी का बेसिक चरित्र वो दिखा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का बेसिक चरित्र दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जवाब दीजिए पीयूष जी, आज पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है। ये परेशानी देश के तमाम राजनीतिक दलों की पेशानी पे है। 5 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी एक परिवार के कब्जे में है। जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक में 3 सभाएं करते हैं मुख्यमंत्री बनने के प्रॉब्लम में, और कहते हैं कि जाके हाई कमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी का अध्यक्ष जब हाई कमान की बात कर रहा है, ऐसे पार्टी और लोकतंत्र की बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी एक छोटी पार्टी उत्तर प्रदेश वाली भी कुछ बोल रहे थे, और उनके नेता ने तो भगवान के नाम पर झूठ बोला। कहा कि रोज भगवान कृष्ण मेरे सपने में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी सरकार बनेगी। या तो भगवान ने झूठ बोला या भगवान के नाम पर इन्होंने झूठ बोला। अब इतने बड़े झूठे जो भगवान के नाम पर भी झूठ बोलते हो, जो धनंजय जी, आज डिबेट का विषय एमपी राजस्थान। एक सेकंड धनंजय जी, लोग जानना चाह रहे हैं राजस्थान के लोग जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा? वसुंधरा राजे होंगी क्या? क्योंकि वसुंधरा राजे को आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर दिल्ली बुला रहे हैं। वो आना नहीं चाहती, वो नाराज हैं। वो कहती है हम राजस्थान में ही खुश हैं, राजस्थान में ही काम करना चाहती है। तो क्या बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे, चूंकि आप महिला शक्ति वंदन की बात कर रहे हैं, तो क्या एक महिला सीएम चेहरा होंगी? क्या वसुंधरा राजे चेहरा होंगी या पीएम मोदी का चेहरा ही होगा? चुनाव के बाद डिसाइड होगा। प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता है, दायित्व होता है। अलग अलग लोग अलग अलग दायित्व बोध से बंधे होते हैं, और पार्टी जिसको जिस समय जिस दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश देती है, वो कार्यकर्ता उस समय अपने तन समर्पित मन समर्पित। तो फिर आप इंडिया गठबंधन से क्यों कहते हैं कि आपका चेहरा बताइए? धरती तुझे कुछ और भी। तब आप इंडिया गठबंधन से क्यों कहते हैं अपना चेहरा बताइए? क्योंकि देश पूछता है, देश ये जानना चाहता है कि देश का नेतृत्व, राष्ट्र का नेतृत्व। राजस्थान नहीं पूछ रहा है, प्रदेश से ही दायित्व है। अरे आप कहां से राजस्थान में? 3 में ना 13 में बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं मिला कि क्या वसुंधरा राजे चेहरा होंगी या नहीं? ना 13 में है, हाँ, 3 में ना 13 में एक प्रदेश का दल है, छोटे से दल आती चुकी। आपका 3 में है ना 13 में। उत्तर प्रदेश के फेरा में वहां भी आपको जगह नहीं मिलने जा रही है। वहां भी रोज घटते ही जा रहे हैं, सिमटते ही जा रहे हैं, क्योंकि परिवार जितने लोग